आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बातें कर चुके हैं? अभी तक हम लोग बातें कर चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में हमने एडिशन के बारे में बातें की, जहाँ पे हमने एनालिटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से वेक्टर एडिशन सीखा। फिर हमने बोला वेक्टर एडिशन की तरह ही क्या होता है हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, हमने वो भी सीखा। और देन फिर हमने बात की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ पे हमने देखा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, ध्यान सुनना। हम बात कर रहे हैं आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या फिर बोलो इसको वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो यहां पे क्या कहानी है क्रॉस प्रोडक्ट की? तो देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक है वेक्टर ए और एक है हमारे पास वेक्टर बी, और दोनों के बीच में है एंगल थीटा, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ए क्रॉस बी से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए क्रॉस बी से। और यहां पे ये जो ए क्रॉस बी है हमारा, ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्या लिखा हुआ है ये? ध्यान से सुनो। यहां पे ये चीज सबको समझ में आती है कि ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जो आंसर आएगा इसका वो एक वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पे मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा ये कैसे हैं? ये तीनों के तीनों कैसे हैं? स्केलर है। तो हमें ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड मिलता है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का, वो होता है, अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बोलूं स्मॉल ए, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बोलूं स्मॉल बी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और जो डायरेक्शन है वो हमको कौन दे रहा है? हमको जो डायरेक्शन मिल रही है वो हमको मिल रही है किससे? एन कैप से। एन कैप क्या है यहां पे? एन कैप जो है यहां पे, सुन लो, यहां पे सबसे पहले एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है? ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड यहां पे ये जो एन कैप लिखा हुआ है, एन कैप क्या है? एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है, तो ये जो एन कैप है ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो हमारी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो जिन दो वेक्टर्स का आपने मल्टीप्लिकेशन किया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है ए क्रॉस बी की। और मैग्नीट्यूड क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सुन लेते हैं। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप, कैसे पता करोगे इसकी डायरेक्शन? तो देखो, एन कैप जो है वो है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और इसकी जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, तो देखो परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास ये बुकलेट है। ठीक है, तो अगर इस बुकलेट के प्लेन में यहां पे एक होता है ए वेक्टर और यहां होता है एक बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ऊपर भी है और एक डायरेक्शन नीचे भी है। मानते हो कि नहीं? या जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है हमारा, इसको एक्स वाई प्लेन बोल दूं, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन है, आउट ऑफ द प्लेन, और एक इनटू द प्लेन है। तो परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकती है। तो ये जो एन कैप बोल दिया उससे मेरा काम नहीं चल रहा है। तुमने बोला परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है,
तो मैंने बोला कि ये तो वेक्टर है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही होनी चाहिए, परपेंडिकुलर में भी दो डायरेक्शन आ रही है, लेकिन हमें चाहिए कोई एक ही डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं एन कैप की। और कैसे निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। देखो, अगर हम बात करें, हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर है ए और हमारे पास वेक्टर है बी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपका लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो हैंड है वो रखना है एक ही डायरेक्शन में और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है बी की तरफ। क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा, ठीक है। या अगर लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब है कि बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। क्या बोला मैंने, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन में हमारे पास ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि मुझे ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जरा ये मान लो ये प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्लेन में ए वेक्टर है यहां पे, बी वेक्टर है इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ए वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर से मुझे बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो मेरी डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड, यही आया। तो अगर मैं यहां से फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तो थंब जो होता है वो मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है किसकी, ए क्रॉस बी की। तो यहां पे इसके जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए क्रॉस बी, और वो ए वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है और वो बी वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है। तो यहां पे फर्स्ट से सेकंड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल था। क्या किया आपने बोला फर्स्ट वेक्टर किस तरफ है, ये है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया। मान लो ये यहां पे ए क्रॉस बी सी बोर्ड के प्लेन में दिया होता, मैं थोड़ा इस एग्जांपल को ऐसे भी लिख के बता देता हूं कि मान लो यहां पे ऐसे भी लिखा होता, ये है, एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो यहां पे अगर मैं बात करता तो ये है मेरा ए वेक्टर, ए से मुझे बी की तरफ जाना है, ए से मुझे, ये एंगल थीटा है, ए से मुझे बी की तरफ जाना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, तो ये डायरेक्शन आई। तो इस बार आउट ऑफ द प्लेन, इस प्लेन के बाहर जो आ रहा है दैट इज ए क्रॉस बी, समझ में आया। और प्लेन के बाहर आना है मतलब इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन मतलब इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बात करूं मैं, तो ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। यहां पे बात करूं तो ये 3D फिगर बनाया मैंने, 3D फिगर में कहां आया मेरा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मेरा आया अपवर्ड, कोई इश्यू नहीं है। अब और सुनो आगे, अब मैंने बोला कि अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता, तो बी क्रॉस ए निकालना होता मतलब मुझे बी से ए की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो यहां पे देखो बी से ए की तरफ कैसे कर्ल करोगे, जैसे इस वाले एग्जांपल में समझते हैं पहले, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे बी से ए की तरफ, तो तुमने हाथ बी की तरफ रखा, बी से ए की तरफ ऐसे कर्ल नहीं कर पा रहे हो, ध्यान रखो हाथ टूट जाएगा। तो इसमें छोटी सी बात का ध्यान रखना कि फिंगर्स को कर्ल करना है सच दैट हाथ ना टूटे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, ध्यान रखना, हाथ मत तोड़ लेना। तो यहां पे करना क्या है, बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो बी से ए की तरफ, तो मैंने बोला कि यहां पे ये है हमारा बी वेक्टर, ए की तरफ कर्ल नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है तो अपने हाथ को रोटेट कर सकते हो, ये तो अलाउ है अपने को। तो क्या करो, डिस्कंफर्ट फील हुआ मेरे को, ऐसे नहीं कर पा रहा हूं मैं कर्ल, बी से ए की तरफ आना होता है, याद रखो कर्ल करने का मतलब ये है कि बी से ए की तरफ आना है, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं आ पा रहा हूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, तो मैंने हाथ रोटेट कर लिया, हाथ ऐसे रखा था, हाथ को मैंने रोटेट करके ऐसे कर लिया। अब बी से ए की तरफ आओ, बी से ए की तरफ, अब आसानी से आ पा रहे हो, डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ।
मतलब इस तरीके से करना है, तो बी से ए की तरफ आओगे, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो यहां पे अगर मैंने बी क्रॉस ए लिखा होता तो बी क्रॉस ए जो है वो है इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर इस फिगर की बात करूं मैं 3D फिगर की, तो यहां बी क्रॉस ए कैसे लिखोगे, तो देखो हमने बोला ए से बी की तरफ गए, कोई दिक्कत नहीं थी, अब बी से ए की तरफ जाना है, तो फिर मैं फिर से वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास इस तरफ है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ए से बी की तरफ ऊपर आया, अब बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ ऐसे पीछे तो नहीं आ पा रहा है, डिस्कंफर्ट है, तो हमने क्या बोला, ये बी है, हाथ को घुमा लो, बी से ए की तरफ आ पा रहे हो आसानी से, तो बी से ए की तरफ डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड, बी से ए की तरफ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट विल बी बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए जो होगा वो होगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल याद रखना, अगर मुझे ए क्रॉस बी लिखना है तो ए से बी जाना है, बी क्रॉस ए लिखा है तो बी से ए आना है। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक चीज तो क्या देखी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और देखना कि जब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड ही, हम एक्स वाई जेड जब प्लेन में आते हैं, ठीक है, तो हमने बोला कि यहां पे जैसे आप एक्स वाई जेड प्लेन बना रहे हो तो आपने बोला ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और इसके परपेंडिकुलर है आपका जेड, यही बात है बोलते हो, ठीक है। अब यहां पे एक्स एक्सिस के अलाउ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। इस तरफ है मेरा आई कैप, इस तरफ है मेरा जे कैप, और इस तरफ है मेरा के कैप। अब अगर यहां पे मैं तुमसे ये पूछूं कि जरा मुझे ये बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा, अगर मैंने तुमसे यहां से पूछा होता आई क्रॉस जे कितना होगा, तो तुमने बहुत सिंपल सा बोला कि आई से जे की तरफ, तो आई इस तरफ है, आई से जे की तरफ कर्ल किया तो आउटवर्ड डायरेक्शन आई। लेकिन हमें तो इसके टर्म में बात करनी है, ये 3D प्लेन है, तो इस बुकलेट के ऊपर हाथ रख के सोच लो, ठीक है, कि ये है हमारी एक्स, ये है हमारी वाई, और ऊपर है जेड, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ये है, वाई ये है, ऊपर है जेड। मुझे एक्स से वाई की तरफ जाना है, आई क्रॉस जे, तो मुझे आई से जे की तरफ जाना है, ऐसे करूंगा मैं, ये रखा हुआ है आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड, और डायरेक्शन अपवर्ड आई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा आई क्रॉस जे आ रहा है वो क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। तो ये छोटी सी चीज याद रखना कि जब भी आप इधर बात करोगे तो आई क्रॉस जे आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। और देख लो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया होता, इसी केस में मैंने ये भी पूछा होता तुमसे कि मुझे यहां पे ये बताओ जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या आएगा, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा। इस एग्जांपल को देख के समझ में आ गया होगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती है, ये ए क्रॉस बी लिखा है, बी क्रॉस ए लिखा है, बाकी सॉल्व करके देख लो। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के कैप, तो ये आ गया माइनस के कैप, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आई क्रॉस जे के आ गया। अगर सिमिलरली मैं चलो एक और एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है, मैंने पूछा होता कि ये बताओ जे क्रॉस के कितना आएगा, जे क्रॉस के, ध्यान सुनने वाली बात, ठीक है, जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ, ये है जे, ऊपर है के, जे से के की तरफ क्या इस तरफ आया मैं, ध्यान सुनो, इस प्लेन में क्या था, ये था एक्स, ये था वाई, ऊपर की तरफ था जेड, तो जे से के की तरफ, जे इस तरफ है, जे से के की तरफ, ऐसे घुमा लू हाथ को, ऐसे तो ऊपर जा नहीं पाऊंगा मैं, तो मैंने बोला ऐसे रखा है, ऐसे घुमा दिया, ऊपर चले गए, कर्ल कर लिया फिंगर्स को, ये डायरेक्शन आ गई। ये डायरेक्शन कौन सी है, प्लस एक्स एक्सिस प्लस आई कैप, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के आ जाएगा प्लस आई कैप, कोई इशू नहीं हुआ, चले, ठीक है। और अगर मैं इसका उल्टा करूं तो उल्टा कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप। चलो एक और लास्ट चीज यहीं पे, अगर मैं यहां पे बात कर दूं कि मुझे निकालना होता के क्रॉस आई, के क्रॉस आई निकालना होता, के से आई की तरफ, के की तरफ ऊपर की तरफ, आई किस तरफ है, इस तरफ, जे किस तरफ है, इस तरफ,
के से आई की तरफ, तो यहां पे देखो के है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ से मुझे जाना है किस तरफ, प्लस आई के अलाउंग, ऊपर से प्लस आई के अलाउंग, डायरेक्शन कौन सी आई, प्लस जे कैप, के क्रॉस आई इज प्लस जे कैप, तो यहां से मुझे पता चल गया ये आ गया प्लस जे कैप, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश की वो ये है कि हम जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं एन कैप की वो है, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए क्रॉस बी का मतलब है आप ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, और कर्ल ऐसे करना है कि हाथ में डिस्कंफर्ट फील नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, तो मैंने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो ये है कि यहां पे अगर आपको ऐसे एक्स वाई जेड प्लेन दिया होता और आपको आई कैप जे कैप के कैप उनके अलोंग यूनिट वेक्टर दिए होते, तो आपसे पूछा जाता कि बताओ कोई भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आप इजिली निकाल सकते हो, है कि नहीं। जैसे आई क्रॉस जे पूछा तो आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, आई ये था जे इधर था, आई से जे की तरफ कर्ल किया, ऊपर आया तो प्लस के कैप, नीचे आता तो माइनस के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन सब के बारे में बातें की। अब यहां पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं तुम लोगों से कि सही तरीका क्या होता है 3D प्लेन बनाने का। तो जैसे कि मैंने ये बोला होता कि हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, ठीक है। देन मेरे पास एक और है, मैंने बोला होता कि ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ऊपर की तरफ है z एक्सिस। अब मैंने आपसे बहुत सिंपली पूछा, बहुत ही सिंपल भाषा में, कि मुझे ये बताओ इन दोनों में से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत है। कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कि आई क्रॉस जे करूंगा तो मुझे k मिलना चाहिए, आई जे के, आई क्रॉस जे करूंगा तो k मिलना चाहिए। तो अगर मैं x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो मेरे को z एक्सिस मिलनी चाहिए। देख लेते हैं, x से x प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के बाहर है, ठीक है। ये हमारा जो बोर्ड का प्लेन है वो है y z प्लेन, ये x प्लेन के बाहर है। तो प्लेन के बाहर से x से y की तरफ कर्ल किया, क्या डायरेक्शन अपवर्ड आई, क्या जे कैप मिला, आई क्रॉस जे किया तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, k मिल गया। मतलब ये तो फिगर मैंने बिल्कुल सही बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे चलता हूं, इस पे मैंने बात की कि x क्रॉस y मुझे क्या मिलना चाहिए, x क्रॉस y मुझे मिलना चाहिए यहां पे z, i क्रॉस j मुझे मिलना चाहिए k कैप। तो इस वाले केस में यहां पे ये है तुम्हारा x, ऊपर है z और प्लेन के बाहर है y, तो x से y की तरफ जाना है। ये x है, x से y की तरफ ऐसे तो नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे हाथ को घुमा लो, x से y की तरफ जा पा रहे हो इजिली। ये देखो x से y की तरफ, y की तरफ है, तो y हमारा किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो x से y की तरफ गया तो डायरेक्शन किस तरफ आई, नीचे आई। मतलब मेरा जो पॉजिटिव k कैप है, प्लस k कैप, या जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव z एक्सिस, वो किस तरफ आया, नीचे की तरफ आया। लेकिन हमने तो यहां ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, ये सब प्लस लिखे हुए हैं, तो हमने तो कहां बनाया हुआ है, ऊपर बना हुआ है, मतलब ये चीज गलत है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे कि मैंने लिखा होता यहां पे, ये है हमारा z, ये है हमारा y प्लेन के बाहर है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर केस में प्लस x एक्सिस कहां आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो मैंने क्या बोला कि x क्रॉस y, मैंने क्या बोला, इस पूरे में कॉन्सेप्ट क्या था कि i कैप क्रॉस j कैप ये आना चाहिए k कैप। तो x को मैं कहां रखूं कि x से y की तरफ अपने हाथ को कर्ल करूं तो मुझे z एक्सिस मिल जाए। तो यहां पे देखो, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, है कि नहीं। तो एक बार हम ऊपर रख के मान लेते हैं, ऊपर रख के अगर मैंने माना, लेट्स सपोज मैंने यहां मान लिया होता, ठीक है, तो x से y की तरफ, x ऊपर की तरफ है, y है प्लेन के बाहर, तो x से y की तरफ कर्ल किया, क्या मुझे z मिला, बिल्कुल z मिला, सही मिल गया z, मतलब मेरा x एक्सिस यहां रही होगी। तो जब भी ऐसे प्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पे याद रखना कि i क्रॉस j क्या होगा, k होगा। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को 3D फिगर बनाना नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो याद कर लेते हैं कि XYZ प्लेन ऐसा होता है, ठीक है, या बोलते हैं
कि जैसे किसी ने गलती से ये वाला बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं आप यही प्लेन बनाओ, आप कोई भी प्लेन बना सकते हो। जैसे ये वाला एक प्लेन बना दिया मैंने, ये भी सही है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे i क्रॉस जे के फॉलो हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल सही है। तो आप जैसी मर्जी आप वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने काफी सिंपल सी बातें की। और यहां पे मैंने एक अच्छा सा पॉइंट ऑब्जर्व किया। तो अभी मैंने सिर्फ डायरेक्शन निकालना सीखी है। तो मैंने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं बात करूं a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के बारे में, तो ये दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। कैसे हैं? एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे आई थी? अपोजिट आई थी। तो यहां पे एक चीज देखो कि a क्रॉस b की अगर मैं बात करूं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर आप a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, यहां आप बात करोगे b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड की, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा, इसका आएगा बी ए साइन थीटा। दोनों ही चीजें सेम होती हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा है? सेम है। और अगर मैं बात करूं उनकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नेगेटिव वेक्टर्स? बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर्स ही होते हैं। और यहां पे इसका मतलब यह हो गया कि a क्रॉस b को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b क्रॉस a, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी तक ऑब्जर्व किए, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो अभी तक हमने बहुत ही बेसिक चीजें जानी है कि a क्रॉस b क्या होता है, ठीक है, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, इन दो चीजों के बारे में बात की। बहुत ही बेसिक चीज है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि a क्रॉस b का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, थोड़ा वो समझते हैं पहले। तो हम समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि ज्योमेट्रिकली a क्रॉस b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कि मान लो आपके पास ये है a वेक्टर और ये होता आपके पास b वेक्टर, तो a और b से क्या बनता है? एक पैरेललोग्राम बनता। ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड को बोल दूं मैं a, इसके मैग्नीट्यूड को मैं बोल दूं b, स्मॉल a और स्मॉल b, और ये होगी हमारी कुछ डायगोनल, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे इस पॉइंट को बोला मैंने p, इसको बोला q, इसको बोला r, इसको बोला s। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कौन सा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है p q s जो हमारा ट्राइंगल बना है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ये जो ट्राइंगल PQS है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या होगा? तो ये तो पता है इसका जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का हाफ एरिया होगा, क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल कहानी है। हमने बोला कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम इसके बेस की बात करें तो बेस तो कितना हो गया? इसका बेस हो गया a। मुझे हाइट की बात करनी है तो हाइट हो जाएगी ये h। और जरा ध्यान से देखो, क्या ये एंगल थीटा है? बिल्कुल है। तो क्या जो हाइट h है वो आ जाएगी इस b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट? बिल्कुल सही। तो b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? ये है b का साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ बेस कितना है a, हाफ ऑफ a इंटू हाइट कितना है b साइन थीटा। और ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये समझ में आया? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप,
उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा, AB sin थीटा। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ गया हाफ ऑफ A क्रॉस B। मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो ज्योमेट्रिकली A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस ट्राइंगल का एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चले यहां तक। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इस पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। मानते हो कि नहीं, इस ट्राइंगल का एरिया का ट्वाइस कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। यही बना, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये चीज याद रखना कि ज्योमेट्रिकली A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली A क्रॉस B रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो बन जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और A क्रॉस B का अगर मैग्नीट्यूड लूं तो वो ना मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ठीक है, और यही इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। सोचो अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है AB sin थीटा की, तो क्या मैं सीधा का सीधा इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता हूं, इजिली निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, वो है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टीज है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि यहां पे जो A क्रॉस B है इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो ही नहीं करता। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि A क्रॉस B शुड बी इक्वल टू B क्रॉस A। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता तो, लेकिन हम बोल रहे हैं तो फॉलो करता ही नहीं है। इसका मतलब A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आया? ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, और वो है इट डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ क्या है? ये कहानी है कि अगर मैं लिखूं यहां पे A क्रॉस B क्रॉस C, ये लिखूं, ठीक है, और अगर मैं लिखूं A क्रॉस B क्रॉस C, तो अगर ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता तो दोनों सेम होते, लेकिन फॉलो नहीं करता है इसलिए सेम नहीं होते हैं। ये वाला पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों की डायरेक्शन एक्चुअली क्या होती है? अपोजिट होती है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि एक्चुअली होता क्या है, तो होता तो ये है कि A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। यही तो होता है, इसीलिए फॉलो नहीं करता। ठीक है। अब अगर इसको इस पॉइंट को समझेंगे तो देखो यहां पे, देखो यहां पे जो भी डायरेक्शन आएगी, मान लेते हैं A, B और C सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये जो भी बनेगा वो C और A क्रॉस B के परपेंडिकुलर है, ये C के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो परपेंडिकुलर है वो A और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर, ये A के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जरूरी नहीं कि जो C के परपेंडिकुलर हो वो A के परपेंडिकुलर हो। मानते हो कि नहीं? तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे अलग अलग आंसर आएंगे। यहां भी आप डायरेक्शन की हेल्प से समझ सकते हो कि अलग अलग आंसर ही आने चाहिए। जबकि
हमने जब डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी तो डॉट प्रोडक्ट में ये सब फॉलो हो रहे थे, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी हमको, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग केस होता है। केस नंबर 3, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसे ये लिखा होता A क्रॉस B प्लस C लिखा होता, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखोगे, A क्रॉस B A क्रॉस C, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर सेम रखना है। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इसके स्पेशल केसेस के बारे में। और स्पेशल केसेस में जो फर्स्ट केस है वो है कि मान लेते हैं जो एंगल थीटा होता वो कितना होता, वो होता हमारा 90 डिग्री। अगर एंगल थीटा 90 डिग्री होता है तो आप देखो A क्रॉस B जो है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो आता है AB साइन थीटा। और एंगल थीटा अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा 1 होगा, मानते हो कि नहीं? तो यहां पे एंगल थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब यह है कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। एंड अगर मैं समझू अपने सेंस में तो A क्रॉस B पर सॉरी, यहां पे अगर मैं समझू अपने सेंस में तो यहां पे एंगल थीटा 90 मतलब साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या मैं ये बोल दूं कि यहां पे साइन थीटा 1 है मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले ली इसने? तो A क्रॉस B जो है वो एंगल 90 डिग्री पे क्या आता है, वो आता है हमारा मैक्सिमम, क्योंकि A क्रॉस B कम हो मैक्सिमम होगा जब A और B तो कांस्टेंट है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। जरा ग्राफ देखो, ये ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में बताया था साइन थीटा ग्राफ कैसा होता है। तो साइन थीटा ग्राफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये 0, ये तुम्हारा पाई, ये तुम्हारा 2 पाई, ये तुम्हारा आ गया पाई/2, पाई/2 बोले तो 90 डिग्री, ये 0, ये 90, ये 180, ठीक है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां आई, यहां पे आई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और कब आई, 90 डिग्री पे आई। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा A इंटू B। A इंटू B क्या है, मॉड A इंटू मॉड B। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। देन हम बात कर रहे हैं कि इसी का स्पेशल केस में दूसरा केस, कि अगर मेरा एंगल थीटा होता 0 डिग्री और 180 डिग्री। मतलब क्या है इस केस का, मतलब यह है कि यहां पे A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब कैसे हैं दोनों, कोलिनियर है। और अगर यहां पे A क्रॉस B कोलिनियर है तो थीटा कितना है, 0 और 180। और अगर आप इस फिगर में देखो तो 0 और 180 दोनों पे ही साइन थीटा कैसा होता है, दोनों पे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसी को थोड़ा आगे समझते हैं। तो हमने बोला A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर केस में वो आ जाएगा AB साइन थीटा, और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू कैसी है, 0, मतलब मिनिमम वैल्यू है। 0 से पाई के बीच एंगल होता है और 0 से पाई के बीच में मैक्सिमम कितना है, 1, मिनिमम कितना है, 0। तो ये बन जाएगा कितना हमारा A क्रॉस B। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से हमारा A क्रॉस B इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी AB इंटू 0। ये भी समझ में आ गया। तो मैंने यहां पे क्या बोला, मैंने यहां पे ये बोला कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो A क्रॉस B मैक्सिमम होता है, वो होता है A इंटू B। और अगर एंगल 0 और 180 होता है तो A क्रॉस B मिनिमम होता है, ठीक है। और A क्रॉस B मिनिमम कितना आता है, 0, कोई इश्यू नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स अभी तक मैंने देखे। और आगे बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हटाता हूं पहले तो मैं। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है और वो आया है इस चीज से, ठीक है। तो मैंने यहां पे कौन कौन सी दो प्यारी प्यारी चीजें देखी, ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। पहला तो ये कि A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड की रेंज है वो लाई कर रही है 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू मॉड A इंटू मॉड B तक।
मॉड ए इंटू मॉड बी। ये हमने फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया। और जो सेकंड पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि अगर यहां पे ए और बी कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, पक्का 0 है। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन ए क्रॉस बी मस्ट बी 0। तो तुम्हारा ए क्रॉस बी कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको याद करो, अगर मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो एक तो तरीका होता है कि ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, एक तरीका। दूसरा तरीका हमने अभी अभी सीखा है वो ये है कि अगर ए और बी कोलिनियर है, पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, या एंटी पैरेलल हैं, या सिंपल भाषा में बोले कोलिनियर हैं, तो वो चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर और ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं पैरेलल एंटी पैरेलल। और अगर हमें प्रूव करना होता है कि ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो कैसे प्रूव करते हैं, तो हम प्रूव करते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना है, सो दैट क्वेश्चंस में फंसो नहीं। तो ये हमने अभी तक की बातें जो थी वो कर ली। अब हम आगे बात कर रहे हैं, और जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम काफी अच्छे अच्छे कंक्लूजन निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 क्या है, ये है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं एक वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं तो क्या होगा, तो देख लो क्या होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं ए क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्मॉल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह सर बी क्या है, बी है, तो ए इंटू ए, और ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल होंगे, एक के साथ एक ओवरलैप कर रहा है। और अगर साइन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ए क्रॉस ए की अगर मैं बात करूं तो ए क्रॉस ए हमारा कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 0 आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0। और अगर मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो डायरेक्शन के साथ में लिखूं तो डायरेक्शन कुछ भी लिख दो आप, 0 वेक्टर है, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा हमारा नल वेक्टर। मतलब इस केस में सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही कहानी जो हमने डिस्कस की थी किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, वही हम लोग आगे यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारा पॉइंट नंबर 6। इसी का एप्लीकेशन, अगर मैं आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होगा आगे। अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, या मैं जे क्रॉस जे करूं, या मैं के क्रॉस के करूं, खुद का खुद के साथ मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो क्या आएगा, तो क्या इन तीनों का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, बिल्कुल। आई का आई के साथ क्रॉस करोगे 0 आएगा, जे का जे के साथ क्रॉस करोगे 0 आएगा, के का के साथ क्रॉस करोगे 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है। समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं है। और अब हम यहां पे बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आई क्रॉस जे कितना होता है, ठीक है, जे क्रॉस के कितना होता है, एंड के क्रॉस आई कितना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये याद करो, जब मैंने तुम्हें सिखाया था कि एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये हम उसी चीज से निकालेंगे, ठीक है। तरीका क्या है, तरीका ये है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है। फिर भी मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूं। उसको समझने का तरीका ये होगा कि आप क्या करो, एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर लो। तो यहां पे ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई, और ये परपेंडिकुलर है हमारा जेड। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप, ये डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप, और ये डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। एक्स हमारा प्लेन के बाहर है, तो प्लेन के बाहर एक्स है, ये प्लेन के अंदर क्या है, वाई।
बुकलेट समझ लेते हैं। ये एक्स, ये वाई और ऊपर की तरफ जेड। एक्स से वाई की तरफ गए, एक्स से वाई की तरफ गए, क्या मिला? प्लस के कैप। तो आई क्रॉस जे मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला प्लस के कैप। जे क्रॉस के, जे से के की तरफ, जे से जे इधर है, के की तरफ गया, क्या मिला? प्लस आई कैप। तो जे क्रॉस के ये मुझे मिल गया प्लस आई कैप। के क्रॉस आई, के से आई की तरफ, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है के से आई की तरफ क्या मिला? प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्लस जे कैप। और अगर ऐसा केस है तो अगर मैं यहीं पे इनको जस्ट चेंज कर दूं, इनको इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, अगर बी क्रॉस ए लिखूं बोले तो अगर मैं जे से आई का मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो माइनस के आ जाएगा? बिल्कुल सही। के से जे का अगर हम बात करें तो के क्रॉस जे, तो क्या वो आ जाएगा माइनस आई कैप। और अगर हम बात करें आई क्रॉस के तो क्या वो आ जाएगा? माइनस जे कैप। बिल्कुल सही। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ये है कि आप इस चार्ट को याद कर लो, आई क्रॉस जे के होता है ये सब, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम याद नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो पैटर्न है इसको समझने की एक जुगाड़ है, एक साइकिल है। ठीक है, तो अगर वो साइकिल समझ लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या है इसी चीज को समझने का तरीका? तो वो ये है कि अगर आप बात करो, यहां पे लिखो आई, यहां पे लिखो जे और यहां पे लिखो के। अगर आप मूव करते हो कैसे? आप मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। आप आई से जे की तरफ गए, जे से के की तरफ गए और के से आई की तरफ गए। ठीक है, तो इस साइकिल में कैसे मूव किए? इस साइकिल में हम लोग मूव किए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब क्या है? अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई से जे की तरफ आया, आई क्रॉस जे किया तो मुझे क्या मिलेगा? के कैप मिला। क्या? आई क्रॉस जे किया, मुझे के कैप मिला। बिल्कुल सही। अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा तो के क्रॉस आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जे कैप। के क्रॉस आई किया प्लस जे कैप मिला। बिल्कुल सही। तो यहां पे याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल है वो कैसी है? हमारी पॉजिटिव साइकिल है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। अब सोचो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव ना करके मैं क्लॉकवाइज मूव करता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, साइन क्या होता? हमारा नेगेटिव हो जाता। जैसे ये है आई, ये है जे, ये है के, इस बार आप ऐसे मूव कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो होती है नेगेटिव साइकिल। मतलब क्या है? आई क्रॉस के करूंगा, अगर मैंने आई क्रॉस के किया तो मुझे मिलेगा माइनस जे। कैसा मिलेगा? माइनस जे। मैं इसका उल्टा जा रहा हूं, देखो आई क्रॉस के किया माइनस जे मिलेगा। कहां है आई क्रॉस के? आई क्रॉस के किया माइनस जे मिला। बिल्कुल सही। और देखो अगर मैं के क्रॉस जे करूं, के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई मिलेगा। के क्रॉस जे किया माइनस आई मिला। तो ये चार्ट याद ना करके तुम बस क्या याद कर लो कि ऐसे कोई साइकिल होती है। तो आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे। ठीक है, जो भी कहानी है सब समझ में आया। और वैसे एक्चुअली मैं बात करूं तो ये सब याद करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम उससे अच्छा मेथड सीख लेंगे। ये हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं कि ए क्रॉस बी की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम कैसे करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में इस बार हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखते हैं आगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक है ए वेक्टर, वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक है हमारे पास बी वेक्टर, वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और एक है हमारे पास सी वेक्टर। ठीक है, और सी वेक्टर क्या है? वो है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। और क्वेश्चन में हमें यहां पे दिया हुआ है कि सी जो वेक्टर है वो है ए क्रॉस बी। मतलब
ए क्रॉस बी पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो हमारा सी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सी वेक्टर निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले समझते हैं मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने बोला कि यहां पे सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को हम लिख देंगे सी एक्स आई कैप। सिंपल हम ये लिखेंगे कि सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, और यहां पे सबकी वैल्यू छाप दो। तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। दिस शुड बी इक्वल टू ए। ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या है? ये है वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। मतलब यह हुआ कि यहां पे ax का मल्टीप्लाई करो उस पूरे b वेक्टर के साथ, फिर ay का मल्टीप्लाई करो पूरे b वेक्टर के साथ, फिर az का मल्टीप्लाई करो पूरे b वेक्टर के साथ। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आरएचएस वाली साइड है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है ax आई कैप, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं इस पूरे बी वेक्टर के साथ, तो यह आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। प्लस अब आया ए वाई जे कैप। ए वाई जे कैप इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं पूरे बी वेक्टर के साथ, तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये प्योर मैथमेटिकल अप्रोच है, थोड़ी सी मेहनत लगती है यहां पे। ए जेड के कैप, तो ये आ गया ए जेड के कैप, इसका क्रॉस किया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही लिखा। अब क्या करो? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम यहां पे बोलोगे कि हम ax का इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे अलग कलर से सॉल्व कर लेता हूं इसको सॉल्व कर लेता हूं येलो कलर से। ax का मैंने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले ax का bx के साथ मल्टीप्लाई होगा। ax bx क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बन जाएगा ax bx, और ये बना i क्रॉस i। क्या बना? i क्रॉस i प्लस ये बना ax by i क्रॉस j, i क्रॉस j। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ठीक है। प्लस ये बन जाएगा ax bz, और ये जो बना ये बना हमारा i क्रॉस k, ठीक है। तो मैंने ax का नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्केलर है, ax bx आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्केलर की तरह, और i क्रॉस i और i वेक्टर है, तो ये i क्रॉस i हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं और टर्म्स लिखूंगा, तो मैं लिखने जा रहा हूं, ये आ जाएगा ay bx, मेहनत बहुत है याद रखना, इस मेथड में मेहनत ही बहुत है, प्लस ay by j क्रॉस j प्लस ay bz j क्रॉस k प्लस az का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा az bx k क्रॉस i प्लस az by ये बन जाएगा k क्रॉस j प्लस az bz ये बन जाएगा k क्रॉस k। और ये कोई अच्छा टर्म नहीं बना है, ये तो काफी अजीबोगरीब सा टर्म बन गया है। देखो, अगर इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो यहां पे i क्रॉस i क्या हो गया? 0 हो गया। j क्रॉस j क्या हो गया? 0 हो गया। k क्रॉस k क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म 0 हो पाए। यहां पे 9 टर्म है, देखो 3 ऊपर है, 3 नीचे, फिर 3, टोटल 9 टर्म्स थे। 9 में से 3 ही टर्म 0 हुए हैं, मुझे 6 टर्म अभी भी सॉल्व करने हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था? वहां पे 6 टर्म 0 हो गए थे, सिर्फ 3 ही टर्म बचे थे, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। यहां पे 3 ही टर्म 0 हुए, 6 टर्म मुझे अभी भी सॉल्व करने हैं, बहुत मेहनत है। बता रहा हूं कैसे करेंगे ये मेहनत। तो
हमने बोला यहां पे अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूं तो आई क्रॉस जे क्या होता है? साइकिल याद है सबको? सबको साइकिल याद होनी चाहिए। आई जे के, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ, के से आई की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल है। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? प्लस के कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा आ रहे हैं मतलब नेगेटिव है, उल्टा आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा माइनस जे कैप। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा गए, उल्टे गए हैं, ठीक है, इस साइकिल के अपोजिट जे क्रॉस आई, तो क्या बनेगा? माइनस के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या बन गया? प्लस आई कैप। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या बन गया? प्लस जे कैप। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा गए हैं तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप, और ये 0 है। तो फाइनली ये टर्म बने, ठीक है। चलो मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसको हम आगे लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे तो ये क्या टर्म बन गया? ये बन गया, ये तो 0 हो गया। सेकेंड टर्म क्या है? यहां पे जो टर्म बने वो बना ax b बाय, और ये क्या है? प्लस के कैप, ठीक है। या चलो मैं नॉर्मली सबकी डायरेक्शन लिख ही देता हूं, ठीक है। तो वो जो टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा प्लस ax b बाय के कैप। उसके बाद जो टर्म बना वो बना माइनस ax b जेड जे कैप। ये टर्म बना माइनस a बाय बी एक्स के कैप। फिर टर्म बना a बाय बी जेड, a बाय बी जेड प्लस आई कैप। फिर उसके बाद जो नीचे वाला टर्म बना वो बना ए जेड बी एक्स जे कैप, और फिर उसके बाद जो टर्म बना वो बना माइनस ए जेड बी बाय आई कैप। यही टर्म बना। अब यहां से क्या करो? आई कैप वालों को एक साथ कर लो। आई कैप वाले टर्म कौन है? ये है और एक ये है। तो यहां से जो फाइनली मेरा सी वेक्टर आ गया वो आ गया है, ए वाई वाले टर्म एक साथ कर लिए आई कैप वाले, तो ये बन जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। कोई इश्यू नहीं है। जे कैप वाले टर्म एक साथ कर लो। जे कैप में एक ये है, एक ये है, तो ये बन जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। कोई इशू नहीं है यहां तक भी, ठीक है। और एक टर्म और आएगा के कैप वाला, तो के कैप वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। ये दोनों के कैप के टर्म लिखे हुए हैं, तो ये बन जाएगा प्लस के कैप का टर्म क्या है? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये बना हमारा फाइनली सी वेक्टर। और इस पूरी प्रोसेस को देख के आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ए क्रॉस बी निकालना आसान चीज नहीं है, मेहनत बहुत लग रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नया नहीं है, ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत लग रही है। और यहां पे अगर आप इतनी सारी कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। ये समझ में आया? और ये ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको याद भी नहीं कर सकते, बहुत ही गंदा रिजल्ट है। याद करना चाहो तो कुछ लोग याद कर लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा याद करो, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत गंदा है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर मेथड 1 तो हमको समझ में तो आ गया होता क्या है, ठीक है, लेकिन मेथड 1 में मेहनत ज्यादा है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं और रिजल्ट भी याद करने लायक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और कोई मेथड हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तुम्हारा टॉपिक होता है जो कि तुमको आगे पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, ठीक है। जो तुम मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करोगे वो मैं सिखा दूंगा तुमको यहाँ पे। तो वो कॉन्सेप्ट जो है उसको बस ये सीखो कि मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी हेल्प से कैसे आंसर निकालेंगे, तो वो अपन देखते हैं अभी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। जो मेथड नंबर 2 है वो सुनते हैं क्या है मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 जो है
इसको आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, या तो इसको बोल दो डिटरमिनेंट मेथड या इसको बोल दो मैट्रिक्स मेथड। तो आगे जाके जब तुम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ोगे तब बताया जाता है कि क्या है मैट्रिक्स, क्या है डिटरमिनेंट। तो जितना अपने को मतलब है अपन वो उतना सीख लेते हैं, और अपने को मतलब है कि कैसे हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, हमें उससे मतलब है। तो देखो ध्यान रखना जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, ये अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे टाइम बचेगा, अदरवाइज तुमको पता है ये टाइम कितना लग रहा है। तो हमने बोला हमारे पास है ए क्रॉस बी लिखना है हमको। ए क्रॉस बी जो है वो है हमारा सी वेक्टर, और ये हमको निकालना है। तो अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो, आप ए क्रॉस बी जो है वो कैलकुलेट करते हो वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप बनाते हो यहां पे एक डब्बा, ठीक है। इस डब्बे को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में आप यहां पे क्या लिखते हो, यहां पे आप लिखोगे, देखो ए वेक्टर में भी 3 कंपोनेंट है और बी वेक्टर में 3 कंपोनेंट, तो आई जे और के, ये लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। अब यहां पे पहले कौन आया है, अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहले कौन आया, ए आया है, तो उसके बाद जो नीचे जो लिखोगे लाइन वो आएगी ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है ए वाई, जेड कंपोनेंट क्या है ए जेड। समझ में आया, जो कंपोनेंट्स है वो हमने लिख दिए। ऐसे ही हम बात करते हैं बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर का क्या लिखोगे आप यहां पे, तो बी में यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एक्स, इधर आ जाएगा बी वाई और इधर आ जाएगा बी जेड। और याद रखना अगर यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद यहां पे ये जो हमने मैट्रिक्स लिखी, यहां पे हम साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि यहां पे आपको एक निकालना है आई वाला कंपोनेंट, एक निकालना है माइनस जे का कंपोनेंट और एक निकालना है के का कंपोनेंट। तो इसको आप 3 पार्ट में सॉल्व करते हो, पहले निकालोगे आई कैप, फिर निकालोगे माइनस जे कैप का कंपोनेंट, फिर निकालोगे प्लस के कैप का कंपोनेंट्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करो, इस मैट्रिक्स को 3 बार और बना दो। इस मैट्रिक्स को 3 बार बना दिया तो ये लिखा आई जे के, ये है ए एक्स, ये है ए वाई, ये है ए जेड, ये है बी एक्स, ये है बी वाई और ये है बी जेड, ठीक है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने मैट्रिक्स को एक बार और बना देते हैं, जैसे 3 बार बनाना है आपको, एक बार ये बना दिया आपने, ठीक है। एक बार आप बना दो इस तरफ, फिर से वही आई जे के, ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और एक आपको और बनानी है तो प्लस एक मैट्रिक्स और बना देते हैं, ये है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। देखो मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व करवा रहा हूं इसीलिए मैंने 3 बार लिखा हुआ है, अदरवाइज हम इस छोटी से डब्बे में ही पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर दिखे इसके लिए मैंने किया हुआ है। तो यहां पे क्या कहानी है, ये है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये जो मैंने फर्स्ट लिखी है, तो करना क्या है, आपको निकालना है आई वाला कंपोनेंट। तो आई पे एक लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल और एक लाइन खींचो वर्टिकल। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, कहां पे कट किया, प्लस आई कैप पे। तो अब आपको जो कंपोनेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्लस आई कैप वाला कंपोनेंट मिलेगा। और कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सी कहानी है, ए वाई का मल्टीप्लाई करो बीजेड के साथ, ए वाई का मल्टीप्लाई करो बीजेड के साथ, फिर माइनस करो, माइनस बी वाई का मल्टीप्लाई करो ए जेड के साथ, ऐसे एरो बना दो। तो तुमने जो सॉल्व किया ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाय बी जेड, ए बाय बी जेड, ध्यान से देखना, ए बाय बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए बाय बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है हमारा प्लस आई कैप का।
तो इसको जरा मैं एक स्टेप में और लिख देता हूं, तो यहां से मेरा आ गया आई कैप वाला कंपोनेंट ए बाय बी जेड माइनस बी बाय ए जेड प्लस आई कैप। इधर बात करते हैं, इधर बात करेंगे तो क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कहां कट किया, माइनस जे कैप पे। तो अब मुझे जो कंपोनेंट मिलेगा वो मुझे किसका कंपोनेंट मिलेगा, माइनस जे का। और कैसे मिलेगा, जिनको कट नहीं किया उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से माइनस बी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड से। तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्लस, ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। डायरेक्शन क्या है हमारी, माइनस जे कैप। जरा ध्यान से देखो क्या दोनों टर्म सेम लिखे हुए हैं, ए एक्स बी जेड, ये माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या लिखा हुआ है, बी एक्स ए जेड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। माइनस में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी जेड, दोनों टर्म सेम मैच किए, समझ में आया। प्लस थर्ड टर्म लिखने जा रहे हैं, तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, तो थर्ड टर्म लिखने का तरीका है वही सेम तरीका कि फर्स्ट रो और इस बार थर्ड कॉलम कहां कट किया, प्लस के कैप पे। तो इस बार जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा प्लस के कैप का। और कैसे निकालोगे वो कंपोनेंट, तो सिंपल सा तरीका है, इस एरो को नीचे लेके जाओ, फिर इस एरो को ऊपर लेके जाओ। ए एक्स बी वाई क्या बना, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, डायरेक्शन प्लस के कैप। और जरा ध्यान से देखो, क्या फिर से रिजल्ट सेम आया, रिजल्ट मैंने लास्ट मेथड का रिजल्ट लिखा हुआ है और सेम मेथड है। एक्स कंपोनेंट मैच करो, वाई कंपोनेंट मैच करो, यहां पे प्लस जे कैप है तो इसको भी प्लस जे कैप बना लो, माइनस को अंदर भेज दो, ठीक है। और ये है प्लस के कैप, इसको भी मैच कर दो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, सही लिखा हुआ है। तो याद रखना कि मैट्रिक्स हम लोगों ने, ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, या मैं मैट्रिक्स ना बोल के डब्बा बोल दूं, हमने डब्बा बनाया हुआ, ठीक है। तो हम इस डब्बे का जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं वो हम कैसे निकालते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो निकालने का एक पर्टिकुलर अप्रोच है, वो अप्रोच हम लोगों ने सीख ली। उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों करते हैं, वो सब बातें तो मैं आगे मैथ्स में बताई जाएंगी, ठीक है। अभी तो मैं एक इजी मेथड चाहिए था जिससे तुम जल्दी आंसर निकाल सको, तो वो हमने बोला कि वो मेथड इस तरीके से है, कोई इशू नहीं है, तो रिजल्ट सेम आता है। अब आई थिंक तुम लोग मैट्रिक्स निकालना सीख गए हो, तो अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, और देखते हैं क्या आंसर आते हैं, क्या कहानी है। तो देखो, देखने में बहुत ही भयानक लगा होगा कि तो ए क्रॉस बी निकालना बहुत ही फाइटर चीज है, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे ए वेक्टर ले लो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही लिखा हुआ है। और एक हम ले लेते हैं बी वेक्टर जो है हमारा, या ए वेक्टर में हम लोग यहां माइनस कर लेते हैं, ठीक है। बी वेक्टर हम ले लेते हैं, बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, यही लिखा हुआ है। तुमसे पूछा जाता फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी, ये वेक्टर निकालना होता। कैसे निकालते, तो बहुत ही सिंपल है, हमने बोला क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स बनाते हैं। ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहले कौन आएगा, ए वेक्टर आएगा, तो यहां तो फिक्स है, तो आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, तो फिक्स हो गया पहले से। पहले कौन आएगा, ए वेक्टर, तो यह जाएगा 1, ये कितना -2, ये कितना +3। उसके बाद बी वेक्टर लिखो, तो ये है 2, ये कितना है -4, और ये कितना है +6, ये लिख लिया। अब तुम्हें निकालना है, तो देखो ये 3 डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में काम चल जाएगा। कैसे, थोड़ा सा घोस-पोस होगा लेकिन ढंग से सुनना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से ही माइनस करेंगे, तो यहां पे आई कैप का जो कंपोनेंट आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये -2 का मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, कितना बना -12, कितना बना -12। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, कितना बना -12, और एक माइनस और एक्स्ट्रा आएगा तो ये बन जाएगा +12। ये आ गया हमारा आई कैप का कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम निकाल रहे हैं माइनस जे कैप वाला कंपोनेंट। तो माइनस जे कैप वाला कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो माइनस जे कैप वाले कंपोनेंट के लिए येलो कलर से देखो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, येलो कलर देखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 का 6 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये हो जाएगा -6 जे कैप। के कैप की बात करोगे तो के कैप के लिए एक और कलर है हमारे पास, ये कलर देखो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, भैया थोड़ा सा घौच पौच होगा, देखने में सिंपल नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए अलग अलग बनाना ज्यादा बेटर है, अदरवाइज एक में ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 1 और -4, कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है। माइनस 2 इंटू -2 -4 और एक माइनस और लगा, तो ये हो जाएगा +4 के कैप। ये कितना बना, यहां से तुमने देखा तो यहां से जो A क्रॉस B मेरा बन गया वो मेरा बन गया 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, नल वेक्टर बना। और जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर नल वेक्टर आना इत्तेफाक नहीं है, नल वेक्टर आना भी चाहिए था। क्या दोनों जो वेक्टर लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं पैरेलल? बिल्कुल। कैसे, ध्यान रखो, अगर मैं बी वेक्टर को लिखूं तो क्या मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a बाय 2 का मल्टीप्लाई करो, b बन जाएगा। तो दोनों कैसे हैं, दोनों थे हमारे पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना इत्तेफाक नहीं है, वो आना भी चाहिए। समझ में आया कैसे निकाला? तो आई थिंक ये डब्बा निकालना सीख गए हो, ठीक है। अगर ये डब्बा निकालना सीख गए हो तो फिर क्वेश्चंस के सॉल्व करना बहुत आसान है। और इस पूरे टॉपिक में, क्रॉस प्रोडक्ट के में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है डब्बा कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक बार ये डब्बा निकालना आ गया तो बाकी क्वेश्चन सिंपल है, फिर तो और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैसे निकालेंगे। एक है हमारे पास a वेक्टर और ये है 2i प्लस 2k कैप, और एक है हमारे पास b वेक्टर, वो है i माइनस 2j प्लस k कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड, सबसे पहले पूछा गया a क्रॉस b निकालो, ठीक है। सेकंड पूछ लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b पूछा होता। थर्ड पूछ लेते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर n कैप which is perpendicular to both a and b। मतलब आपसे पूछा होता कि ये बताओ, ऐसी एक डायरेक्शन बताओ जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, वो पूछा होता, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारे सवाल होते। अब कैसे निकालोगे देखते हैं। तो यहां पे सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आपको डब्बा निकालना आता है। तो हमने बोला यहां पे हम निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b, ठीक है। कैसे निकाला, ये बनाया हमने डब्बा, ये आ गया i j k प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले कौन है, a है, तो हम पहले लिखते हैं यहां पे a वेक्टर। अब a वेक्टर लिखोगे तो a वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 2, j कैप में कितना है 0 और k कैप में कितना है 2। यहां बात करोगे 1 माइनस 2 और +1, यही बना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं i कैप वाले कंपोनेंट की, तो यहां पे इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया i कैप वाले कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1 और माइनस ऑफ -4, तो ये बन जाएगा +4 i कैप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो, ये माइनस j का कंपोनेंट लिखेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2 बना, माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2, कितना बना 2 माइनस 2, कितना बन गया 0 बन गया। तो ये बन गया प्लस 2 माइनस 2 माइनस j कैप, 0 बन गया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं लास्ट टर्म के बारे में जो है हमारा k कैप वाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा,
इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना बना -4। 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना बना 0। तो ये जो बना ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 4i कैप 0j कैप -4k कैप। ये आ गया हमारा A क्रॉस B। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया A क्रॉस B। अब हमें निकालना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो बहुत सिंपल है, आपको एक बार वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल चीज है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 16 32, तो ये बन जाएगा 4√2। देन हमसे पूछा गया है एन कैप। तो एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा कि आपने जो निकाला है A क्रॉस B, इसका यूनिट वेक्टर ले लो, यही तो होगा, ठीक है। तो यहां पे A क्रॉस B कितना है, ये है 4i -4k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना 4√2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 से 4 कैंसिल, ये बना i - k डिवाइड बाय √2। ये इसका आंसर है। समझ में आ गया कैसे निकाला। तो यहां पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, पहला पूछेंगे तुमसे A क्रॉस B पूछ लेंगे, या तुमसे पूछ लेंगे B क्रॉस A, मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, डायरेक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। या ऐसे लिखा होगा कि प्रूफ करो 2 वेक्टर कोलिनियर है, तो A क्रॉस B क्या करोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है A वेक्टर B वेक्टर दिया हुआ है, आपको B क्रॉस A निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, एंगल थीटा निकालना है बिटवीन A एंड B। अब एंगल थीटा आप कैसे निकालते हो, आप निकाल सकते हो एंगल थीटा डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, लेकिन उससे नहीं निकालना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल थीटा निकालना है। और एन कैप निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम बात कर रहे हैं, यहां पे बोला गया A और B दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देन आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इसकी 2 साइड्स दी हुई है, ठीक है, हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करो फटाफट से। 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा, 3 के लिए कितना टाइम लोगे, 8 मिनट, 6 से 8 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिए होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है हमको B क्रॉस A, और बाकी और भी चीजें निकालनी है, देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे आप क्या करो, आपको निकालना है B क्रॉस A, तो ये आ जाएगा I, ये आ जाएगा J, ये आ जाएगा K, ठीक है। और यहां पे B वेक्टर पहले लिखेंगे, तो ये है -1 2 +2, देन ये है 1 देन 2 -2, यही लिखा, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं। अगर हम I वाले कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये बना कितना -4, -4 और -4 कितना हो गया -8, तो -8i कैप मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देन हम J कैप वाले की बात कर रहे हैं, तो J कैप वाले के लिए हम बात करते हैं ऐसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1 × 2 -2, देन -2 कितना हो जाएगा -4 और -4 ऑफ -j कैप, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के कैप में लिखेंगे तो प्लस के कैप में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -2 देन -2 कितना हो जाएगा -4, तो ये बन जाएगा -4 के कैप। तो ये आंसर आ गया -8i कैप प्लस 4j कैप -4 के कैप। कोई इशू नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं, चलो ये लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये है हमारा B क्रॉस A, और अगर हमें क्वेश्चन में A क्रॉस B निकालना होता तो A क्रॉस B क्या हो जाता, A क्रॉस B हो जाता माइनस ऑफ B क्रॉस A, मतलब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाता 8i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। तो ये समझ में आया। अगर आप A क्रॉस B निकालो, चाहे आप B क्रॉस A निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है, एक में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा।
तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो सेकंड पार्ट था, हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम मैग्नीट्यूड लिखना है हमें a क्रॉस b का, और जो मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का है वही मैग्नीट्यूड तो b क्रॉस a का है, मानते हो कि नहीं? तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4√6, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा गया, फिर हमसे पूछा गया एंगल थीटा। अब एंगल थीटा निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो देखो हमें पता है अगर मैं a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो आता है मॉड a मॉड b साइन थीटा। तो a क्रॉस b से हमको मिलता है साइन थीटा, a डॉट b से हमको मिलता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां साइन थीटा निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है 4√6। देन हम निकाल रहे हैं मॉड a कितना आ जाएगा, तो मॉड a है यहां पे, ये करो 1 ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 9, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3। b का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा, b का मैग्नीट्यूड भी 3 आ गया इनटू साइन थीटा। तो यहां पे जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 4√6 डिवाइड बाय 9, ये हमारा साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो आप साइन थीटा निकालो कॉस थीटा निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सही आंसर आएंगे। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो आपने क्या किया होगा, इस क्वेश्चन में आपने बोल दिया होगा कि यहां पे a क्रॉस b जो आएगा वो नल वेक्टर आएगा, यही किया होगा। और मुझे तो देख के समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि एक्चुअली यहां पे जो ये था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 जो मैं तुमको पहले सिखा चुका हूं कि a जो वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं b वेक्टर लिखना चाहूं तो b वेक्टर क्या है, a वेक्टर में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 का, 1/3 ऑफ a वेक्टर है कि नहीं। ध्यान से देखो, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा, और 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, ये लैम्डा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो आ जाएगा हाफ ऑफ, अगर एक साइड a बोलूं, ठीक है, इसको मैं p बोल देता हूं, इसको मैं q बोल देता हूं, तो ये आ जाएगा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का मॉड। तो यहां पे आपको p क्रॉस q निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एरिया है, ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं निकालता हूं p क्रॉस q, तो p क्रॉस q निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास i, ये है माइनस j, ये है k, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। p वेक्टर क्या है, ये है 3 + 1 - 2, देन वो कितना है, ये है 1 - 3 + 4। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे i का कंपोनेंट देखो, i का कंपोनेंट कितना बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो i का जो कंपोनेंट बना वो बना, ये बन जाएगा 4 माइनस ऑफ, ये कितना बना, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं माइनस जे कैप का कंपोनेंट। माइनस जे कैप का कंपोनेंट क्या है, तो ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये बना 12 माइनस ऑफ -2, तो ये बन जाएगा +2। देन हम बात कर रहे हैं के कैप के कंपोनेंट की, और के कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से, तो ये बन जाएगा के कैप का कंपोनेंट कितना बना, ये बना 3 का मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, ये बना -9 -1। तो यहां से आपको p क्रॉस q जो मिल गया वो मिल गया -2i कैप प्लस 14j कैप -10k कैप, यही बना। और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या है, एरिया है हाफ ऑफ p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। तो यहां से जो एरिया आ जाएगा वो है हाफ ऑफ p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो आ जाएगा हाफ ऑफ
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो यहां से 2 कॉमन ले लूं, या देखो उतना गद्दा सॉल्व नहीं करना, तो सिंपल लिख लो इसको, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 7j कैप माइनस 5k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही बना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 25 रूट 75। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो हम लोग आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेना। अपने आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना था। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, और आगे हम जो बात कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो काफी सारी एप्लीकेशन है, बट घूम फिर के वही है कि हर एक में आपको ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी निकालना होगा। भाई आपको हर एक में घूम फिर के डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का, वही कहानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है एंगल थीटा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी है, अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मेरा कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही बनेगा। तो यहां से हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहां से जो साइन थीटा हमारा आ गया है वो आ गया है साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही सिमिलर तरीका हुआ करता था क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ऊपर लिखा था ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। अब देखो इससे तुम्हें मिल रहा है साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट से तो तुम्हें मिलता है कॉस थीटा। आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे जिससे आंसर जल्दी आ जाए? मानते हो कि नहीं? और अगर आपने एक बार कॉस थीटा निकाल लिया तो साइन थीटा भी निकाल सकते हो, टेन थीटा भी निकाल सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें एंगल थीटा पूछा जाए तो तुम लोग यूज करो डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड ही। याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है निकालो। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है कि ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए हमको मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ती है, और मैट्रिक्स सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। जबकि हम ए डॉट बी लिखा होता है यहाँ पे डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी इक्वल टू कॉस थीटा लिखा होता तो ए डॉट बी हम इजिली निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड ही यूज करो, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि हम इससे भी एंगल थीटा निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं और एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम उसके एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are a vector and b vector। अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको a वेक्टर और b वेक्टर दी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन गया PQR। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो आ जाएगा क्या? ये आता है हमारा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बता चुका हूं, क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की थी। तो आप इस तरीके से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब हमने
क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात की थी, तो हमने पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में भी बात की थी। तो मैं बात कर लेता हूं थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको ये पैरेललोग्राम की साइड्स दी हुई है तो क्या एरिया आएगा, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। तो ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है हमारा पैरेललोग्राम, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो हमने बोला था कि ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का डबल एरिया होता है, तो इसका जो एरिया आता है वो आ जाता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही आता है, ठीक है। लेकिन सोचो आपको ए और बी इसकी साइड नहीं दी होती, जो सेकंड केस बनता है दैट इज कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस बार साइड्स नहीं है, कुछ और है। क्या है देखो, इस बार लिखा होता ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स है ए और बी तो कैसे निकालोगे, मतलब आपको ये कुछ दिया हुआ है, ये वेक्टर बोल देता हूं मैं पी वेक्टर, ये बोल देता हूं क्यू वेक्टर, साइड्स क्या हो जाती है पी और क्यू दी थी, साइड्स दी हुई है, ठीक है। ये एंगल थीटा है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसकी डायगोनल्स, मतलब एक डायगोनल इसकी क्या है ए वेक्टर है और एक डायगोनल इसकी क्या है बी वेक्टर है। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। और अगर तुमको हमारी क्लास का डिस्कशन अगर याद हो, ठीक है, जब हम लोगों ने जूम क्लास पर डिस्कशन किया था तब मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि यहां पे अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, बी वेक्टर की बात करूं, तो क्या यहां पे बी वेक्टर है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। पी और क्यू क्या है, यहां पे पी और क्यू हमारे इसकी साइड्स है, ठीक है। तो क्या बी वेक्टर होगा पी प्लस क्यू, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो देखो ए वेक्टर किन से मिलके बना है, ए वेक्टर मिलके बना है एक तो क्यू वेक्टर से और एक नेगेटिव पी वेक्टर से, मानते हो कि नहीं। तो यहां पे ये जो ए वेक्टर है वो क्या है, वो है हमारा p माइनस क्यू, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसका जो एरिया आता है इस पर्टिकुलर केस में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस बार ए और बी क्या है, इस बार ए और बी डायगोनल्स है, इसीलिए हमें हाफ लगाना पड़ा। सुनते कहानी और आगे ऐसा क्यों किया हमने, तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ देखना चाहो तो देखो। इसका जो एरिया होगा ऑफ पैरेललोग्राम क्या वो होगा P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल यही होगा। और अगर मैं यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे A क्रॉस B निकालना चाहूं तो A क्रॉस B क्या है, A है हमारा P वेक्टर माइनस Q वेक्टर क्रॉस B है हमारा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है तो फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर क्या है। तो यहां पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये लिखा हुआ है P क्रॉस P प्लस P क्रॉस Q, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस Q क्रॉस P माइनस Q क्रॉस Q। और ध्यान से देखो ये तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो ये दोनों टर्म कैसे हो गए, जीरो हो गए। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ P क्रॉस Q, यही लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं। ये आ गया हमारा क्या, A क्रॉस B। दोनों साइड मॉड ले लो, तो मॉड ले लेंगे तो ये कितना बना, यहां से हमें आ गया कि ये जो है A क्रॉस B, ठीक है, का जो मॉड आया वो है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ P क्रॉस Q। और हमारा एरिया क्या है, P क्रॉस Q है, तो हमें तो P क्रॉस Q से मतलब है। तो आप क्या करो, आप P क्रॉस Q निकाल दो, तो यहां से जो आपका P क्रॉस Q
का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने बोला अगर डायगोनल होती तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आता। ये जो 3 पॉइंट हमने देखे एरिया वाले, ठीक है, और एंगल वाला, ये पॉइंट काफी सिंपल पॉइंट्स थे, सबको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ और टर्म्स के बारे में, कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4, अब देखो हो सकता है कुछ क्वांटिटीज हैं जो तुम आगे जाके फिजिक्स में पढ़ोगे कि वो क्वांटिटीज भी क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से डिफाइन होती है। तो कुछ क्वांटिटीज मैं बता देता हूं, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं उनसे अभी कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, अभी हम सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी निकालना सीखते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम वो चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहां पे जैसे आपको टॉर्क निकालना होता, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, टाउ वेक्टर। और ये क्या होता है, ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि मानो लेट्स सपोज आपके पास ये एक रॉड होती, एक रॉड है जिसको आपने दीवार में हिंज कर रखा है, ये हिंज है, क्रॉस के ये हिंज है। ठीक है, अब यहां पे आपने एक फिनोमेना तो ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं इस रॉड पे यहां फोर्स लगाऊंगा तो रॉड के घूमने की स्पीड अलग होगी, यहां फोर्स लगाऊंगा तो वो अलग तरीके से घूमेगी, अलग स्पीड से घूमेगी, यहां फोर्स लगाऊंगा तो अलग तरीके से घूमेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, ये जो इफेक्ट है कि रॉड का अलग अलग स्पीड से घूमना या अलग तरीके से घूमना, वो डिपेंड करता है एक फैक्टर पे, जिस फैक्टर को अपन बोलते हैं टॉर्क। जैसे तुम बात करो कि तुमने एक बॉक्स रखा, ठीक है, इस बॉक्स पे मैंने कितना फोर्स लगाया, क्या वो डिपेंड करेगा कि ये बॉक्स कितनी स्पीड से आगे जाएगा? बिल्कुल। तो जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, तो यहां हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं, जैसे रूम में फैन है, ठीक है, वो फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन जो रोटेट कर रहा है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फैन की स्पीड बढ़ेगी कम होगी, तो वो जो फैक्टर है वो है टॉर्क। ठीक है, डिटेल में बातें आगे करेंगे। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क है बेसिकली जो हमारा कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इफेक्ट को बताएगा। तो मैंने मान लो फोर्स यहां पे अप्लाई किया होता, फोर्स यहां पे अप्लाई किया होता और ये डिस्टेंस r होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, और मान लो फोर्स में से परपेंडिकुलर अप्लाई नहीं कर रहा, फोर्स में कुछ ऐसे एंगल थीटा पे अप्लाई करता, ऐसे f, ये है मेरा वो पॉइंट P जिसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये है मेरा ओरिजिन। तो क्या मैं यहां से यहां तक इसको मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आर वेक्टर। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ। टॉर्क हमारा क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर है आपने जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया उसका पोजीशन वेक्टर। आर क्या है हमारा? वो पॉइंट जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया उसका पोजीशन वेक्टर। और एफ वेक्टर क्या है हमारा? वो फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप इसकी हेल्प से निकालते हो। जैसे नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल वेक्टर से। और ये जो एल वेक्टर होता है वो होता है आर क्रॉस पी। यहां पे ये जो पी है वो क्या है? वो है हमारा लीनियर मोमेंटम। पी हमारा क्या है? पी है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो P जो है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, क्वेश्चन में या तो आपको टॉर्क दिया होगा या एंगुलर मोमेंटम दिया होगा, तो इनकी डेफिनेशन आपको पता है, या अगर किसी की डेफिनेशन नहीं पता तो उसकी डेफिनेशन अभी के लिए क्वेश्चन में हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो इस तरीके से आगे भी एप्लीकेशन बहुत सारे आएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जो इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो ये है
कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से यह बता सकते हो कि कौन से वेक्टर कोप्लेनर है, कौन से वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। तो अगर यहां हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में, तो हम कोप्लेनर वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। देखो कैसे, तो पहले समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को। मान लो आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में हमारे 3 वेक्टर लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो हमने बोला यहां पे 3 वेक्टर हैं, हम एक एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा सी वेक्टर। कैसे भी सकते हैं, प्लेन में कहीं भी 3 वेक्टर बने हुए, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मुझे बात करनी है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं कोई भी 2 वेक्टर को पकड़ लेता हूं, कोई भी 2 वेक्टर को पकड़ लेता हूं, ठीक है। मान लो मैंने ए और बी को पकड़ा होता, अगर मैंने ए और बी को पकड़ा और अगर मैंने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा मैंने डायरेक्शन ऊपर बना दिया, तो मैं इसको कर देता हूं ए और इसको कर देता हूं बी, ठीक है। ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, तो यहां पे कोई भी 2 वेक्टर को पकड़ लो, पकड़ लिया, और वो जो आया वो परपेंडिकुलर आया इस प्लेन के। जब तुमने ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी क्या आया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया। अब ये जो ए क्रॉस बी है, इसको हम सी वेक्टर बोल रहे हैं। क्या ये सी वेक्टर नहीं बोलते हैं इसको, क्योंकि सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम पी वेक्टर बोल देते हैं। तो क्या ये जो पी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, होना भी चाहिए बाय डेफिनेशन। लेकिन क्या वो सी के भी परपेंडिकुलर है? हां, क्योंकि सी इस प्लेन में लाई कर रहा है और सी इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि अगर एबीसी कोप्लेनर है, अगर एबीसी कोप्लेनर है, तो हम पी डॉट सी, हम अगर पी डॉट सी कर दें तो वो कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समझ में आया। और P डॉट सी 0 कर दें, इसको जरा मैं और अच्छे से लिखूं तो P क्या है हमारा, A क्रॉस B, तो ये आ गया A क्रॉस B। इसका आप डॉट ले लो, किसके साथ, C के साथ ले लो, ये कैसा आएगा, 0 आएगा। ये कंडीशन है। अगर ABC कोप्लेनर है देन A क्रॉस B डॉट C, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर एबीसी कोप्लेनर है देन उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, 0 आएगा। और तरीका वही है, कोई भी 2 को पकड़ लो, उसका तीसरे के साथ डॉट ले लो, आंसर 0 आना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमने बोला यहां पे कि हमारा जो P वेक्टर है वो आ जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ऐसे कुछ बनेगा। और आपने A और B वेक्टर तो ऑलरेडी लिखे ही हुए, ठीक है। A वेक्टर है आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ABC हमको तीनों पता है क्या है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पे P वेक्टर लिखूंगा तो P वेक्टर मेरा क्या है, P है मेरा A क्रॉस B, ध्यान से सुनना। तो क्या वो आ जाएगा मेरा यहां पे आई जे के, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, देन ए क्या है हमारा ए एक्स, ये क्या है ए वाई, ये है हमारा ए जेड, और ये क्या है बी, क्या है ये है बी एक्स, ये है बी वाई और ये है बी जेड। कोई इशू नहीं, ये हमारा पी वेक्टर आया। अब मुझे क्या निकालना है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट सुनो, अब मुझे निकालना है पी डॉट सी। तो P डॉट सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एक्स सी एक्स, ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ है पी वाई सी वाई प्लस पी जेड सी जेड, यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही सिंपल सा चीज किया, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही सिंपल सा चीज किया, मैंने जहां पे आई कैप है वहां पे सी एक्स लिख दिया, जहां पे जे कैप है वहां पे आ गया सी वाई, और जहां पे के कैप है वहां पे आ गया सी जेड। ये किस में हुआ, ये पी वेक्टर में हुआ। तो मैं इस मैट्रिक्स में क्या चेंज करूं,
क्या मैट्रिक्स में भी मैं i की जगह cx लिख दूं, y की जगह cy लिख दूं और k की जगह मैं लिख दूं cz? ये चमका? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? तो अगर मुझे ये लिखना है, ठीक है, मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है लेट्स सपोज A क्रॉस B डॉट C, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस A और B का चेंज नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस A और B का चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। C को क्या लिख दो? इधर लिख दो CX, इधर लिख दो CY, इधर लिख दो CZ, ये है हमारा AX AY AZ, ये है हमारा BX BY BZ, और ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 0। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम निकालते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको 0 हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हमारा कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए अगर ABC कोलिनियर है। तो ये समझ में आ गया आपको सारे एप्लीकेशन, ठीक है। अब सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपको टॉर्क निकालना है R क्रॉस F। टॉर्क क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में? R क्रॉस F। सेकेंड पार्ट में V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो V का, तो ओमेगा क्रॉस R निकालो, उसका मॉड ले लो। नेक्स्ट पार्ट में पैरेललोग्राम की क्या दी हुई है? तो डायगोनल्स दी हुई है, तो आपको एरिया निकालना है हाफ ऑफ A क्रॉस B। यहां पे बोला गया अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बताओ ये P की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस। देन सेकंड केस में दिया हुआ है कि अगर दोनों पैरेलल है तो बताओ P की वैल्यू कितनी है। 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा तुमको पूरे 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है, फिर वापस आओ। चलो सॉल्व कर लिए होंगे, तो मैं सिर्फ इनके आंसर्स लिख रहा हूं, सॉल्व तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। फर्स्ट में टॉर्क वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा R क्रॉस F, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आया होगा 14i कैप माइनस 38j कैप प्लस 16k कैप, ये बना होगा, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने मॉड ले लिया होगा, ओमेगा क्रॉस R निकालो और उसका मॉड ले लो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √29, और सिंस स्पीड है तो यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मॉड निकाल दिया मैंने। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इसका एरिया, और इसका एरिया क्या होगा? इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, और वो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा √75, जिसको आप लिख सकते हो 5√3, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने के लिए आपने किया होगा A डॉट B 0, और A डॉट B 0 किया होगा तो वहां से P की वैल्यू आ गई होगी -4। देन सेकेंड पार्ट में आपने किया होगा A क्रॉस B को 0, इसका मैग्नीट्यूड 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको 0 किया होगा तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, अच्छे सॉल्व हो गए होंगे। तो ये कहानी है किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट सुन लिया, डॉट प्रोडक्ट की कहानी सुन ली, ठीक है, और हम लोगों ने पूरा वेक्टर्स की कहानी सुन चुके हैं एक्चुअली। तो वेक्टर्स यहां पे हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको वेक्टर्स की जो CET मिली है वो सॉल्व करनी है, उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो सॉल्व करनी है। तो वेक्टर्स अब ऑफिशियली खत्म हो गया है, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। ये हमने वेक्टर्स के बारे में बातें कर ली है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, चलो।